सो गाइस, क्या आपको बाइक चलाने के बाद बैक पेन होता है या फिर आप लोअर बैक पेन से ऑलरेडी परेशान हैं, तो आपको क्या क्या प्रिकॉशंस लेने चाहिए इस बैक पेन से बचने के लिए। सो हम आपको बाइक से होने वाले लोअर बैक पेन का सॉल्यूशन बताने वाले हैं। तो हम आ गए हैं एक नए वीडियो के साथ, तो एंड तक वीडियो बने रहिएगा, आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा वीडियो। सो गाइज, इस वीडियो में हम तीन चीज़ें डिस्कस करने वाले हैं। पहला, ये लोअर बैक पेन और डिस्क इशू आपको होता क्यों है। दूसरा, इससे बचने के लिए आपको क्या करना चाहिए। एंड तीसरा, अगर आपको लोअर बैक पेन का प्रॉब्लम है और आप बाइक राइड करते हो तो आपको प्रिकॉशंस क्या क्या लेने चाहिए। सो गाइज, पहला पॉइंट, ये लोअर बैक पेन होता क्यों है, डिस्क इशू होता क्यों है। देखिए, अगर आपके बैकबोन और लोअर डिस्क जो होते हैं ना, बेसिकली L5 से लेके L1, मतलब L1 L2 L3 L5 करके डिस्क होते हैं लोअर बैक पे। तो इनके अराउंड जो भी मसल्स है ना, अगर आपके स्ट्रांग नहीं है, आप एक्सरसाइज नहीं करते हो, आप अच्छी डाइट नहीं लेते हो, आप प्रोटीन रिच डाइट नहीं लेते हो ना, तो उस वजह से ना आपके मसल जो है ना वो ढीले हो जाते हैं, स्ट्रांग नहीं होते हैं। तो अगर आप कुछ भारी सामान उठा लो अचानक से झुक करके, या फिर आप बाइक राइड करते हो, बहुत लंबे टाइम तक राइड करते हो ना, तो डेफिनेटली वो बार बार जो है ना आपका लोअर बैक इरिटेट होके, बार बार उसमें झटके लग के, वाइब्रेशन की वजह से और ख़राब रास्तों की वजह से ना वो झटके लग लग के आपका लोअर बैक इरिटेट हो जाता है और डिस्क बल्ज का इशू हो जाता है आपको। तो उसको स्लिप डिस्क बोलते हैं। सो गाइस, बेसिकली जो वर्टिब्रे होते हैं ना, वो जो छोटे छोटे चंक्स होते हैं आपके लोअर बैक में, उसके बीच में ना कुछ मसल्स होते हैं जो कि बाहर आ जाते हैं, स्लिप होके बाहर आ जाते हैं। और वो वर्टिब्रे जब कंप्रेस होते हैं ना, तो आपके नर्व पे पिंच होता है और आपको शॉकिंग पेन होता है, आपके पैर तक भी पेन जाता है और कभी कभी पैर नम भी हो जाता है। तो इसको स्लिप डिस्क बोलते हैं। तो इसके लिए मैं आपको यही रिकमेंड करूंगा कि आप जो है ना अपने मसल्स पे ध्यान दीजिए, अपने बैक मसल्स को स्ट्रॉन्ग करने पे ध्यान दीजिए। आप जिम वगैरह जाइए और अच्छी प्रोटीन रिच डाइट लीजिए और बॉडी को हाइड्रेटेड रखिए, पानी पी के हाइड्रेटेड रखिए। और दूसरे पॉइंट पे हम आते हैं कि आपको लोअर बैक पेन से बचना कैसे है। आप राइडिंग करते हो, लॉन्ग राइड्स पे जाते हो और ऑफ रोडिंग वगैरह करते हो और आपको डर है कि कहीं आपको लोअर बैक पेन ना हो जाए, तो इसके लिए आपको क्या करना है ये मैं आपको बताता हूँ। अब देखिए, पहली चीज़ आपको ध्यान में रखनी है कि सस्पेंशन आपके सॉफ्टर साइड में होने चाहिए, बहुत हार्ड नहीं होने चाहिए। तो जिस बाइक के ना बहुत हार्ड सस्पेंशन है ना, वो बाइक आप मत लीजिए, आप टेस्ट राइड लीजिए। आपको अगर लगता है कि भाई ये बाइक के सस्पेंशन बहुत ज़्यादा हार्ड है, तो आप मत लीजिए। अब इसके सस्पेंशन अच्छे खासे है, मतलब एक मीडियम सॉफ्ट सस्पेंशन है। सीट्स कंफर्टेबल होनी चाहिए, पीछे वाले सस्पेंशन स्पेशली सॉफ्ट रहने चाहिए। और दूसरी चीज़, आपको क्रूज़र बाइक की तरफ नहीं जाना है। क्रूज़र बाइक में ना आपको लोअर बैक पेन और डिस्क इशू होने का खतरा बहुत ज़्यादा रहता है। अब देखिए, मैं बताता हूँ कैसे होता है। क्रूज़र बाइक में ना आपका जो हाथ होता है ना, वो ऐसे ऊपर होता है, रेस्ट होता है। मतलब हाथ पे आपका कोई वेट नहीं आ रहा है, आपके बॉडी का, पूरे बॉडी का वेट आपके हाथ पे नहीं आ रहा है। आपका जो फीट होता है, फीट का पोस्चर भी ऐसे आगे रहता है। दैट मीन्स आपकी पूरी बॉडी का जो वेट है ना, वो हाथ से भी चला गया और पैर से भी चला गया। क्योंकि पैर अगर यहाँ पे होगा ना, तो हल्का फुल्का वेट आपका आ सकता है, लेकिन पैर अगर आगे रिलैक्स हो गया ना, तो पैर पे भी आपका वेट नहीं आने वाला। पैर अगर ऐसे हो गया तो आपका पोस्चर कुछ ऐसा बनेगा। तो आप इस पोस्चर में आप देखिए वेट कहाँ पे आ रहा है, आपके पूरी बॉडी का ना वेट कहाँ पे आ रहा है। आपका वेट आ रहा है आपके टेल बोन पे। ओके, अब टेल बोन पे वेट आने की वजह से ना आपको पोस्चर तो रिलैक्स लगेगा। साल 2 साल आप चलाओगे, आपको मज़ा आने वाला है कि पोस्चर एकदम रिलैक्स बन रहा है आपका ऐसे, ठीक है। बट द थिंग इज़ कि ये पोस्चर आपके लिए डेंजरस है, क्योंकि क्रूज़र बाइक का ना सिटिंग स्टैंस भी लो रहता है और पीछे सस्पेंशन ट्रेवल भी कम रहता है। उसकी वजह से ना पीछे वाले सस्पेंशन से जो जर्क आता है ना, वो काफ़ी ज़्यादा आता है क्रूज़र बाइक में। और बार बार जब जर्क लगेगा, ऐसे ऐसे आपका जर्क लगेगा, और क्योंकि सस्पेंशन ट्रेवल इतना नहीं है, ठीक है, तो लॉन्ग रन में जब आप 2 साल 3 साल 4 साल आप चला लोगे, तो धीरे धीरे आपको वो लोअर बैक पेन डेवलप होने लग जाएगा और आपको समझ में भी नहीं आएगा कि आपका लोअर बैक पेन हो कैसे रहा है, आपको डिस्क इशू हो कैसे रहा है। तो इसी वजह से हो रहा है, क्योंकि आप एक क्रूज़र बाइक चला रहे हो और एक स्टिफ सस्पेंशन वाली क्रूज़र बाइक चला रहे हो। अगर आपका यूसेज कम है ना, अगर आप सिटी में ही चलाते हो, मतलब दिन का आधा घंटा ही चलाते हो, आधा 1 घंटा चलाते हो, तब तो ठीक है, आप लॉन्ग राइड वगैरह नहीं करते हो, तब तो कोई इशू नहीं होगा। लेकिन आप राइडिंग करना चाहते हो ना, तो क्रूज़र बाइक से आप दूर ही रहो। सो ये तो हो गया कि कौन सी पोस्चर की बाइक आपको नहीं लेनी चाहिए। अब मैं बताता हूँ कौन सी पोस्चर की बाइक आपको लेनी चाहिए। अब देखिए, कम्यूटर बाइक्स आप ले सकते हो। कम्यूटर बाइक जितनी भी आती है ना, जैसे कि पल्सर का जो पूरा सीरीज़ है, जो N150 आती है, N160 जितना भी है ना, मतलब पल्सर NS400Z जो है ना, वो परफॉर्मेंस बाइक है, स्ट्रीट फाइटर बाइक आप ले सकते हो। ट्यूब 390 स्ट्रीट फाइटर बाइक है, वो ले सकते हो। रोडस्टर बाइक ले सकते हो, T4 ले सकते हो, स्पीड 400 ले सकते हो, ठीक है। उसके बाद सबसे बेस्ट रहेगा, आप स्क्रैम्बलर ले सकते हो, एंड देन एडवेंचर बाइक ले सकते हो। अब क्यों ले सकते हो ये मैं आपको बताता हूँ। देखिए, कम्यूटर बाइक्स में ना और रोडस्टर बाइक में ऑलमोस्ट जो है ना पोस्चर सिमिलर ही रहता है। साइड से देखेंगे आप तो कुछ इस टाइप का पोस्चर रहेगा। अब इस पोस्चर में क्या है ना, कि मेरे हाथ ना ऐसे रिलैक्स नहीं है। मेरा जो अपर बॉडी है ना, वो हल्का सा फॉरवर्ड रहेगा। दैट मीन्स मेरे जो अपर बॉडी का जो वेट है ना, वो मेरे हाथों पे आ रहा है।
ठीक है, हाथों पे मेरा ऐसे रेस्ट कर रहा है तो मेरे हाथों पे प्रेशर आएगा। तो एक बार हाथों पे अगर वेट आ गया, अपर बॉडी का अगर हल्का फुल्का वेट आ भी गया तो मैनेज हो सकता है, ठीक है, आपके हाथ इतने स्ट्रांग है कि मैनेज कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन टेलबोन पे नहीं, ठीक है। अब इसमें क्या होता है कि ये वाला जो पोस्चर होता है ना, ये वाला जो एंगल बनता है ना, ये काफ़ी ज़रूरी है। ये जो मेरा फीट है ना वो आगे रिलैक्स नहीं है, पीछे की साइड है। अब इस वजह से क्या होगा ना, मेरी बॉडी का वेट जो है ना वो मेरे फीट पे भी आएगा और अपर बॉडी का वेट जो है ना वो थोड़ा सा आगे होने की वजह से मेरे हाथ पे भी आएगा, ठीक है। तो वेट डिस्ट्रीब्यूशन हो गया अच्छा खासा, मतलब क्रूज़र बाइक में जहाँ मेरा पूरा वेट जो है ना मेरे लोअर बैक पे ही आ रहा था, अब इस पोस्चर में ना कुछ ऐसा बनेगा और वेट जो है ना मेरे हाथों पे आएगा और मेरे फीट पे आएगा, और पीछे जो है ना पीछे भी वेट आएगा, लोअर बैक पे भी वेट आएगा, लेकिन वेट जो है ना डिस्ट्रीब्यूट हो गया। तो आप लोअर बैक को देखिए, आप टेल बोन को देखिए, टेल बोन जो है ना ये ऐसे पीछे की साइड हो जाता है और डायरेक्ट जो कॉन्टैक्ट है ना वो मेरा टेल बोन नहीं है, वो मेरे टेल बोन से थोड़ा आगे हो गया। सीट का जो कॉन्टैक्ट मैं बात कर रहा हूँ, सीट की कॉन्टैक्ट की बात कर रहा हूँ, तो वो यहाँ पे कहीं हो गया मेरे टेल बोन के आगे। टेल बोन वैसे तो ये अंदर की साइड होता है, लेकिन पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट चेंज हो रहा है यहाँ पे। और इस पोस्चर में अगर मैं चाहूँ ना तो मैं ऐसे पोस्चर चेंज भी कर सकता हूँ, थोड़ा सा मैं चेस्ट आउट और बैक इन ऐसे भी कर सकता हूँ। तो इस पोस्चर में क्या होगा ना, मैं अपने टेल बोन को रिलैक्स कर सकता हूँ। अगर मैं लॉन्ग राइड पे जा रहा हूँ ना, अगर मेरा पोस्चर ऐसे भी बन जा रहा है तो भी मेरा पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है ना वो पूरी तरीके से टेल बोन पे नहीं है। और अगर मैं चाहूँ तो मैं अपना बैक इन भी कर सकता हूँ, हिप्स को मैं आउट भी कर सकता हूँ, और अपना जो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है ना वो मैं आगे की साइड और ज़्यादा शिफ्ट भी कर सकता हूँ, और थोड़ा सा मैं लीन भी हो सकता हूँ, जिस वजह से ना डायरेक्ट जो जर्क आएगा रियर सस्पेंशन से वो डायरेक्ट मेरे टेल बोन पे हिट नहीं करेगा। ये चीज़ आप भी ट्राई कर लेना। आप एक बार क्रूज़र बाइक पे बैठ के देखना और आप एक बार कम्यूटर बाइक पे बैठ के देखना, आपको डिफरेंस समझ में आ जाएगा कि पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट ये चेंज हो जाता है। और अगर आप लॉन्ग राइड पे जाओगे ना तो पीछे हिप्स पे जो बार बार जर्क आता है ना, जो टेल बोन पे जर्क आता है बार बार, तो सस्पेंशन सॉफ्ट होने की वजह से और सीट सॉफ्ट होने की वजह से ना इतना ज़्यादा आपको जर्क फील नहीं होने वाला है, और आप ज़्यादा लंबी राइड पे जा सकते हो। और लॉन्ग रन में ना आप साल 2 साल 4 साल 5 साल आप जितना लंबा राइड कर सकते हो। अब बात करते हैं तीसरे पॉइंट की, कि अगर आपको लोअर बैक पेन का प्रॉब्लम हो गया है तो आपको प्रिकॉशंस क्या क्या लेने चाहिए। अब गाइस देखिए, लोअर बैक पेन का प्रॉब्लम मुझे भी है, मैं पर्सनली ये प्रॉब्लम झेल रहा हूँ, तो मैं ये क्या क्या प्रिकॉशंस लेता हूँ ये मैं आपको बताता हूँ। पहली चीज़, आपको ख़राब रास्तों से बच के रहना है। जहाँ पर भी आपको ख़राब रास्ते दिख रहे हैं ना, आप सिटी में चलाते हो तो उबड़ खाबड़ रास्ते आ गए, अचानक से कोई गड्ढा आ गया, ठीक है, तो सिटी में अराउंड आप 40-50 की स्पीड में ही चलाते हो, मैं भी 40-50 की स्पीड में ही चलाता हूँ। तो अचानक से कोई गड्ढा आ गया ना, तो सबसे बेस्ट है आप ब्रेक लगा लो, बाइक स्लो कर लो, 10 की स्पीड पे लेके आ जाओ, 20 की स्पीड पे लेके आ जाओ, और स्लोली निकालो वहाँ से, एकदम आराम से निकालो, प्यार से निकालो, ताकि वो जर्क जो है ना आपको फील ही नहीं हो, ठीक है। अब बहुत सारे केस में ये फिजिबल नहीं होता है क्योंकि ट्रैफिक रहता है, पीछे से अगर कोई आ रहा है तो आप एकदम से ब्रेक नहीं मार सकते। आप 60 की स्पीड में हो और आप एकदम से ब्रेक मार के 10 की स्पीड में नहीं आ सकते। सो ये टेक्निक मैं बहुत ज़्यादा यूज़ करता हूँ। इसमें क्या करना है आपको, जब कोई गड्ढा आ जाए, ख़राब रोड आ जाए, तो सिंपल सी बात है, अपना हिप्स जो है ना वो ऊपर उठा लीजिए, ओके। अब इसमें ऊपर उठना भी बहुत ज़्यादा ईजी हो जाएगा क्योंकि आपका पैर जो है ना ये एक कमांडिंग पोजीशन में है, मतलब यहाँ पे आपका वेट आ रहा है, तो यहाँ से ना आपको ये जो एंगल है ना, इससे आपको उठना काफ़ी ज़्यादा ईजी हो जाता है। अगर आप क्रूज़र बाइक पे होगे ना तो आप जो है ना अपना हिप्स उठा ही नहीं सकते, तो ये एक प्रॉब्लम हो जाती है क्रूज़र बाइक में। अब यहाँ पे क्या होगा, जैसे ही कोई गड्ढा आया, ख़राब रास्ता आया, मैंने अपना हिप्स उठा लिया ऐसे, और जर्क जो ट्रांसफ़र होगा ना वो डायरेक्टली मेरे हिप्स पे नहीं होगा। अब पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट चला गया है तो कोई टेंशन नहीं है, आप ऐसे चला सकते हो, एंड देन गड्ढा जाने के बाद आप आराम से बैठ जाओ, ठीक है। एडवेंचर बाइक में आप सैडलिंग कर सकते हो। देखिए सैडलिंग तो पता ही होगा आपको, आप खड़े होकर ऐसे निकाल सकते हो, और एडवेंचर बाइक में तो काफ़ी ज़्यादा ईजी होता है, आप इजीली सैडलिंग कर सकते हो। अब लोग आसपास के देखेंगे, देखने दो यार, आप जो है ना आराम से सैडलिंग करके आप निकाल लो गड्ढे से। और गाइज अगर आप लॉन्ग राइड पे जाते हो ना तो लॉन्ग राइड पे आपको ब्रेक्स लेने पड़ेंगे, ठीक है। अब लॉन्ग राइड्स पे अगर आपको ऑलरेडी डिस्क इशू है, स्लिप डिस्क हो गया है, ठीक है, अब कुछ लोग का ना सीवियर इंजरी होता है, तो उन लोगों के लिए मैं बताना चाहूँगा कि अगर आप लॉन्ग राइड करना चाहते हो तो सबसे पहली चीज़ आप इसी पोस्चर वाली बाइक लो, और दूसरी चीज़ आप एवरी हाफ एन आवर या फिर 45 मिनट्स में आपको ब्रेक लेना पड़ेगा। तो मुझको भी लोअर बैक पेन का इशू है, तो मैं एवरी 45 मिनट्स या फिर 1 आवर के बाद मैं ब्रेक ले लेता हूँ। आपने अगर 5 मिनट का ब्रेक भी ले लिया ना तो आपके लिए बहुत ज़्यादा सफिशिएंट रहने वाला है। अपने आप को हाइड्रेटेड रखो, ठीक है, पानी पीते रहो, उससे भी काफ़ी ज़्यादा हेल्प होती है। और नीचे उतर के आप थोड़ी बहुत स्ट्रेचिंग भी कर सकते हो। और दूसरी चीज़ अगेन मैंने जो स्टार्टिंग में बताई थी कि आपको ना अपने लोअर बैक के आसपास के मसल ना आपको स्ट्रॉन्ग करने पड़ेंगे। जिम जाइए, पर्सनल ट्रेनर लगाइए, उसको बोलिए कि मुझे इंजरी है और आसपास के मसल मुझे स्ट्रॉन्ग करने हैं। स्पेशली आपका ग्लूट्स का मसल स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, और आपका लोअर बैक जो है ना उसके कुछ एक्सरसाइजेज होते हैं वो आपको करने हैं। आपको बैक मसल को स्ट्रॉन्ग रखना है अगर आपको लोअर बैक पेन का इशू भी है तो। सो अगर आपको सीरियस इंजरी है ना, आपको स्लिप डिस्क है और कुछ ज़्यादा ही सीरियस है, तो आप डॉक्टर के पास जाइए, डॉक्टर से आप कंसल्ट करिए,
फिजियोथेरेपिस्ट के पास जाइए और उसको पहले आप ठीक करिए, उसके बाद आप बाइक राइड करिए। मैं आपको ये रिकमेंड करूँगा, ठीक है। बाकी प्रिकॉशंस क्या लेना है आपको, किस टाइप की बाइक लेनी है, ये मैंने आपको बता दिया, और क्या क्या चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है ये मैंने आपको बता दिया। तो गाइस ये था एक डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन बैक पेन से रिलेटेड। तो आपको ना कुछ और डाउट है इस टॉपिक को लेके तो डेफिनेटली आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। तो एंड तक वीडियो में रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए मेरा वीडियो, शेयर करिए मेरा वीडियो एंड सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय एंड हैव अ सेफ राइड।